गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। भाई आज का टॉपिक क्या था हम लोगों का? कंप्लीट बायो। क्यों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। पूरी बायोलॉजी थी आज का? बोलिए सर जो Yes, sir. गोपाल बताओ। सर जो 2 तारीख को टेस्ट था उसमें 126 नंबर क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया ना, इसमें से एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आया सर। क्या था क्वेश्चन? An egg cell has 2.5 pg of DNA in its nucleus. How much amount of DNA will be in this animal at the end of S phase of mitosis? एंड ऑफ एस फेज। चलो ठीक है। किसमें? एक्सेल में बताया ना? यस सर। कितना है? 2.5 पिकोग्राम है। किसमें? एक्सेल में। जरा बताओ एक्सेल में अमाउंट क्या होता है? एन। अमाउंट होता है सी, नंबर होता है एन। ठीक है। अब बात कर रहा है किसका? उसी सेल का ड्यूरिंग एस फेज, एट द एंड ऑफ एस फेज की बात कर रहा है। तो याद करो एस फेज में क्या हो जाता है? 2n एंड 4c। बस निकाल लो कितना हो जाएगा। 4 टाइम 10 पिकोग्राम हो गया। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। G1 तो S में 2c से हो जाता है 4c। याद रख लेना, ऐसे याद कर लो। डिप्लॉयड सेल में 2n 2c होता है। हैप्लॉयड सेल में n और c होता है। एस फेज में 2n होता है और 2c से क्या हो जाता है बेटा? 4c अमाउंट। ठीक है जी सर। थैंक यू सर। तो भाई आज हम लोग ऐसा करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका परसों FLT है, तो वैसे भी कल हम लोग महामैराथन चलाएंगे, जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके साथ ही साथ क्लास में आए हो तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो हम लोगों ने उस दिन शायद जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का दो चैप्टर था ठीक ठाक कर भी लिया था। मैंने ये भी कहा था जो डाउट होगा तो आप पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको आप हम लोग ले लेंगे। तो बताओ 12th स्टार्ट करें कि 11th करें? तुम्हारी मर्जी, जो बोलो। सर 12। 12 का प्रॉब्लम स्टार्ट कर दीजिए। 12 ठीक है ना? तो 12th का हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक से। बैक से करेंगे, पहले चैप्टर से करें? जैसा बोलो वैसे करते हैं। लास्ट से। लास्ट से ना? तो ऐसा करिए, आप लोग अपना चैट बॉक्स ऑन कर लो। ठीक है। जवाब दे पाना ना दे पाना कोई दिक्कत नहीं, अपने मन में भी दे रहे हो, आंसर आपको ये होना चाहिए, सही जाना चाहिए। चलिए 12th फ्रॉम लास्ट। लास्ट चैप्टर का नाम है आपका इन्वायरमेंटल इशू। सबसे पहले एक्ट पे आते हैं, ईयर पे। एक होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ईयर बताइए फटाक से। यस गुड, 1986। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट नहीं भाई, 1974 नहीं है, 1981 है। और इसमें नॉइज पोल्यूशन ऐड किया गया था 1987 में। ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। अगर आप टाइप ना कर पा रहे हो लेकिन अपने मन में आंसर दे रहे हो, कोई बात है। अच्छा, 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट भी था, साथ ही साथ एक मूवमेंट भी था। जरा बता सकते हो कौन सा मूवमेंट था? यस राइट, चिपको मूवमेंट। तो ये रहा आपका ईयर रिलेटेड क्वेश्चन। 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, 1981 एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, 1987 नॉइज एज पोल्यूशन, 1974 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। चिपको मूवमेंट आया था 1974 में। इसके बाद आपका कुछ ईयर ऐसे हैं जो प्रोटोकॉल के लिए हैं। एक है बेटा आपका 1997। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? 1997। यस नहीं, गलत है। शैलजा, स्मृति गलत है। ऋषभ यू आर राइट, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है बेटा आपका? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अब बताओ 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? ओजोन के लिए था कि ग्रीन हाउस गैस? क्योटो जो ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। यस।
तो ग्रीन हाउस गैस के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अब बेटा अब याद रखना यहीं से हम लोग पॉइंट और बना सकते चाहे तो। ग्रीन हाउस गैसेस में परसेंटेज है, एक है आपका 60%, 20%, 14% एंड 6%। फटाक से वो भी बता दो, काम खत्म हो जाए। तो 60% में CO2, 20% में मीथेन, ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर, आ रही। बराबर आ रही है। तो SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी आवाज आ रही है ना सही से? यस सर। चलिए, तो इतना हम लोग को याद होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जरा देखो 1987 था जो आप लोग भूल रहे थे, ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था और ये ODS के लिए था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की कमी करने के लिए, राइट? यस सर। और इफेक्टिव हुआ था 1989 में, इफेक्टिव हुआ था 1989 में। ठीक है, जरा बताइए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में मेन कारण क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक ऐसी गैस है या ऐसा सब्सटेंस है जो आपका ग्रीन हाउस गैस भी है और साथ ही साथ ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। दोनों चीजें याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है वाटर पॉल्यूशन में। आपने देखा होगा, सभी को याद होगा कि वाटर पॉल्यूशन में कितना % इम्प्योरिटी होता है? 0.1% इम्प्योरिटी होता, तो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग या वाटर पीने योग्य नहीं होता है। अच्छा, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? Increase in toxicant level at यस, food इंक्रीज chain. टॉक्सिकेंट। कौन सा टॉक्सिकेंट? बायोडिग्रेडेबल की बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल। Non-biodegradable. डिग्रेडेबल होगा तो खत्म हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई एग्जांपल बताइए? DDT। कौन हो जाएगा DDT बेटा आपका? मरकरी। DDT। हाँ, बहुत सही। और इसका परसेंटेज याद करो, एक होता था 0.003 पार्ट्स ppb पर बिलियन, 0.04 ppm and ppm. 0.2 and 25, 0.5 2 and 25। ये था वाटर में। ये कहा था आपका फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन में। ये फाइटोप्लैंक्टन, वाटर में है, तो जू प्लैंक्टन में होगा सर। ये क्या है आपका? जू प्लैंक्टन में है। ये है स्मॉल फिश, ये है लार्ज फिश और ये है आपका फिश ईटिंग बर्ड। तो याद रखिएगा। तो जरा, हाँ शीगल। तो जरा बताइए कि जैसे जैसे टॉक्सिकेंट लेवल बढ़ रहा है तो ये जो आपका DDT का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। और देखिए यहाँ पे पार्ट्स 1 बिलियन है और आगे जाते जाते क्या हो जा रहा है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मैग्निफिकेशन हो गया और एक हो गया यूट्रोफिकेशन। ये क्या होता है? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट इन सर। यस, Nitrate जो and लेक phosphate का में, जो हाँ बहुत बढ़िया, लेक Aging में of जो lake. आपका, हाँ एजिंग ऑफ लेक होता है। अगर इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया तो बोलते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन, अगर ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हो जाता है। अच्छा, साथ ही साथ आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि लेक का धीरे धीरे आपका डेथ होने लगती है। ये पॉइंट याद होना चाहिए किसमें? एजिंग ऑफ लेक में। यूट्रोफिकेशन इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। केस स्टडी याद कर लीजिएगा, फोम, फ्रेंड्स ऑफ एर्केटा मार्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंड्स ऑफ एर्केटा मार्स। याद आ रहा है? जगह क्या था? कैलिफोर्निया। क्या था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। हाँ, कैलिफोर्निया का, हाँ 6 हेक्टेयर्स मार्स लैंड था। कैलिफोर्निया था। एर्केटा टाउन, कैलिफोर्निया
ठीक है, नॉर्दर्न कोस्ट, और यूनिवर्सिटी जो थी हम्बोल्ट स्टेट हम्बोल्ट। स्टैनफोर्ड नहीं थी, हम्बोल्ट थी यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तो चलो हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। एक आते हैं कभी कभी अहमद खान। सर ये जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन बताए हैं, इसमें यूट्रोफिकेशन इंक्रीज करता है? नहीं, उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। ऐसे एजिंग में सालों लग जाते हैं, हजारों साल लगते हैं। लेकिन अगर आपका ह्यूमन एक्टिविटी से इनरिचमेंट न्यूट्रिएंट की बढ़ जाए तो जल्दी एजिंग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कल्चरल या एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। अहमद खान पॉलीब्लेंड। हाँ, पॉलीब्लेंड। अहमद खान किसके लिए था भैया? पॉलीब्लेंड के लिए है। आप कहोगे सर पॉलीब्लेंड क्या है? तो पॉलीब्लेंड आपको याद होना चाहिए, रिसाइकिल, नहीं सुनो पूरी बात, रिसाइकिल मॉडिफाइड, दोनों वर्ड यूज होना चाहिए। रिसाइकिल्ड है, मॉडिफाइड है, और फाइन पाउडर ऑफ प्लास्टिक है। इसको किससे मिलाते हैं भाई? बिटुमेन। ब्यूटमैन। ठीक है, और क्या बनाया जाता? रोड। बैंगलोर में रोड बनाया गया था 40 किलोमीटर। उसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी। अहमद खान का अगर एज पूछा जाता तो 57 ईयर्स, कई सालों से प्लास्टिक बना रहे थे। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, इन दोनों से मिलके इन्होंने ये काम किया था। जरा बताइए, इंसिनरेशन का यूज किसके डिस्पोजल के लिए यूज किया जाता है? हॉस्पिटल वेस्ट। नहीं, हॉस्पिटल वेस्ट। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उसका बेस्ट डिस्पोजल मेथड क्या है? रिसाइकलिंग। ठीक है, रिसाइकलिंग इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। किसका? इलेक्ट्रिकल वेस्ट का। और जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट होता है, इसको कहते हैं, हाँ, इसका प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीजों के इसका क्या होता था? आपका बहुत नुकसान होता था। 2 एक्सीडेंटल लीकेज का एग्जांपल बताइए सर। 3 माइल एक्सपेरिमेंट और चेरनोबिल एंड 3 माइल आइलैंड। सैनिटरी लैंडफिल्स। इसमें क्या होता है? एक होता है ओपन डंप बर्निंग और एक होता है सैनिटरी लैंडफिल। ओपन डंप बर्निंग, खुले में कूड़े को जलाना कहलाते हैं ओपन डंप बर्निंग। तो इसमें गैसियस क्या होगा? पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन जो आपका सैनिटरी लैंडफिल होता है, क्या वो सही है कि उसका भी दुष्प्रभाव मिलता है? यस, उसमें जो मेटल वगैरह होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, आसपास के पानी में चले जाएंगे, इकोसिस्टम में मिल जाएंगे, जो नुकसान कराएंगे। रमेश चंद डागर पढ़े हो? कहाँ पे पढ़े हो भाई? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हरियाणा। हाँ, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया था उन्होंने। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्या जीरो वेस्ट प्रोसीजर था? हाँ, 5000 इसके मेंबर थे। जीरो वेस्ट प्रोसीजर इसलिए था, एक प्रोसेस का जो आपका बाई प्रोडक्ट होता था या वेस्ट होता था, उसका इस्तेमाल करते थे दूसरे प्रोसीजर में। तो कहते थे साइक्लिकल है, और कैसा है? जीरो वेस्ट प्रोसीजर था, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है आपके लिए कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट नहीं रहा तो जरा बताइए, आपका ग्लोबल वार्मिंग जो नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर मीन एनुअल कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। यस, कितना हो जाएगा? -18 डिग्री। और अगर ऐसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट रहता तो अर्थ का टेम्परेचर होता है, आपको पता ही होगा कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट सेंचुरी में, पास्ट सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का मीन एनुअल टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 0.6 डिग्री सेल्सियस। 0.6 डिग्री। और इनमें से ज्यादातर कब बढ़े हैं? लास्ट 3 डिकेड्स, यानी पिछले 30 सालों में। ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 डिकेड्स। ओडीएस हो गया। अच्छा, ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट किस लेयर में मिलता है? ट्रोपोस्फेयर। बैड ओजोन। जो आसपास का स्फीयर होता है उसमें ओजोन बैड वाली पाई जाती है, यानी ट्रोपोस्फेयर हो गया।
और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बोलते हैं, गुड ओजोन होती है। पता होगा O2 प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा, O3 क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, यूवी। तो यानी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कहते हैं कि ये क्या हो जाता है आपका गुड ओजोन की तरह कहलाता है। लेट अगस्त अर्ली अक्टूबर में ओजोन की लेयर थिनिंग होती है, कहाँ पे, अंटार्कटिका। और साथ ही साथ एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, कलर सर, कलर जो क्लोरीन होता है, हाँ कौन सा कलर सर, इसका कलर भी चेंज होता है ना सर। हाँ कलर भी चेंज होता है, वायलेट टू रेड हो जाता है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि क्लोरीन ओजोन को करने वाले सब्सटेंस में आता है, की तरह काम करता है। और अगर बताया जाए तो एक क्लोरीन एटम का 1 लाख मॉलिक्यूल तक को क्या कर सकता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, जरा बताइए यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी, इनमें से ओजोन किसको किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवीबी कर लेता है, शॉर्टर देन यूवीबी, ऐसा वेवलेंथ जो यूवीबी से छोटा हो UVB से उसको छोटा। एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लाइंडनेस क्या होता है अरे यूवीबी का इफेक्ट जब कॉर्निया यूवी रेज को Inflammation एब्जॉर्ब of कर cornea. लेती है ज्यादा अमाउंट में, तो क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। और एक कब दिखता है, जब मान लो स्नो वाला एरिया हो तो वहां पे आपको पता होगा लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पे खासे आंखों के जलने के होते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। क्या कैंसर कॉजिंग हो सकता है यूवी रेज, यस सर, यस सर। Yes, sir. म्यूटेशन Yes, कॉज sir. कर सकता है, यस सर, यस म्यूटेशन भी कर सकता है। और म्यूटेशन में ये बनाते हैं थायमीन डाइमर, एडेनिन जुड़ता है थायमीन में, अब यहाँ पे क्या जुड़ने लगेगा, थायमीन सामने थायमीन। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ये क्या प्रॉब्लम थी, ये किसके प्रॉब्लम है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन भी किसके प्रॉब्लम होते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। डिग्रेडेशन। जरा बताइए हिली एरिया पे कितना फॉरेस्ट कवर चाहिए और प्लेन्स पे कितना चाहिए, 67%, 33%। 33% प्लेन पर। और पुराना डाटा है, नया डाटा बताइएगा कि आपका करेंटली जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो कितना है, 21.54 है। ठीक है, पुराना डाटा क्या था, 19.4, 19.4%। तो हमें नया याद करना, 21.54% फॉरेस्ट कवर इंडिया में अभी है। आपका बताइए जेएफएम, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब लाया गया था, 1988। ठीक है, हाँ, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड 1731, जोधपुर का राजा भेजा लकड़ी लेने के लिए, तोड़फोड़ मचाया, वही दुनियादारी याद कर लीजिएगा। 1977 हो गया। हाँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। बायोडायवर्सिटी, पीछे से चलते हैं। सबसे पहले दो प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है एक्स सिटू और एक होता है इन सिटू। और एक बार हमेशा क्वेश्चन जरूर आता है तो याद होना चाहिए। इन सिटू कंजर्वेशन में बताइए ऑन साइट होता है, एक्स सिटू बाहर ले जाके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो कौन सा कंजर्वेशन जरा खतरनाक होता है, तो कहते हैं इन सिटू करना थोड़ा मुश्किल है भाई, पूरे एरिया को कंजर्व करना मुश्किल है। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन में पैसा ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन आपका एक प्लेस बना दो, जैसे चिड़ियाघर है उसमें ले जाकर लोगों को रखो। इन सिटू में एक आते हैं आपके, सबसे पहले आता जरा बताइए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए सफारी पार्क, सफारी पार्क नहीं आता, वो एक्स सिटू है। फिर तो बोलो, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सफारी मत बोल देना, सफारी तो बनाया जाता है घूमने के लिए। और सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स। बायोस्फीयर रिजर्व कितने, 14।
नेशनल पार्क कितने हैं? 90। 90, लाइफ सेंचुरी कितनी है? 448। 480, और सेक्रेड ग्रुप्स खासी एंड जैंतिया हिल्स कहाँ पे है? मेघालय मेघालय, मेघालय में। अरावली हिल्स राजस्थान में है। राजस्थान, राजस्थान। सरगुजा चंदा बस्तर मध्य प्रदेश में है। मध्य मध्य प्रदेश, और प्रदेश, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सरगुजा, एंड कर्नाटका। फिर से बोलो, खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय, मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान, राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, सरगुजा चंदा बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, टोटल बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने थे? 34 है सर। 25। ऑल ओवर बाद में 25, कितने जोड़ गए? All over 9, 9। कितने हो गए? 24, 34। जिनमें से इंडिया में कितने हैं? 3। तीन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा। और हिमालय। इंडो बर्मा, ठीक है, जरा बताओ टोटल बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कवर कितना है? 25, लेस देन, अरे देन 3%, लेस देन 2%। 2%, टोटल बायोडायवर्सिटी कवर जो है वो कितना है? लेस देन 2% है। चलो एक बार फिर से ध्यान से सुनो खाली। इनिशियली बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट 25 थे, बाद में 9 जोड़ दिए गए, टोटल हो गए 34। और जिसमें से इंडिया में है 3, नाम तुम लोग को याद है। इसके बाद इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। इन सिटू कंजर्वेशन में आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व 14, नेशनल पार्क 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका आता है 448। सेक्रेड ग्रुप्स में खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय का, अरावली हिल्स राजस्थान का, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र होता है, एंड सरगुजा चंदा बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपका आता है बेटा ऑफ साइट होता है, जिसमें सबसे पहले आएगा जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल पार्क, ये सब क्या आएंगे? ये सब के वाइल्ड लाइफ सफारीज, ये सब किस में आएंगे? आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में। सीड बैंक, पॉलन बैंक, स्पर्म बैंक, ये मॉडर्न वाले आपके क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन होते हैं, जिसमें यूज किया जाता है आपका -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो 4 इविल क्वार्टेट होते हैं जिससे बायोडायवर्सिटी को आपका नुकसान पहुंचता है, उसमें सबसे पहले आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फिर आता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा आता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और चौथा आता है को एक्सटिंक्शन। किसी का घर छीन लो या उसके घर के टुकड़े कर दो, वो बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता था? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तुमको पता होगा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट पहले कितना था? 14%, बाद में श्रिंक होकर कितना हुआ? 6%, कितना घट गया? 8% घट गया। ये पूरा याद होना चाहिए। फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन एंड बीफ कैटल वगैरह के लिए, ग्रास के लिए। अच्छा बताओ, ऐसे एनिमल जिसकी टेरिटरी ज्यादा होगी उसको नुकसान होगा कि कम टेरिटरी वाले को ज्यादा नुकसान होगा? ज्यादा टेरिटरी वाला। अरे एक बात बताओ, तुम अगर 10 बीघे के घर में रहते हो और तोड़ के तुमको हम 2 कमरे के मकान में भेज दें, तुम्हें दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात होगी। तो याद रखिएगा कि जो लार्जर टेरिटरी वाले होते हैं उनको नुकसान होता है, या ऐसे लोग जो माइग्रेटरी हैबिटेट के होते हैं। माइग्रेट आज यहाँ, कल वहां, कल वहां। अब ये तो छोटे से जगह में, इनको बड़ा जगह था तो आज इस कोने में थे, तो कल इस कोने में थे, कल इस कोने में थे। अब बेचारों को तुमने छोटे से जगह में रख दिया, तो यहाँ से यहाँ जैसे जाएंगे, दिख गए रोड पे, लोग मार डालेंगे, कचर 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 कचर, मतलब रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है। फीलिंग ले लो एक हिसाब से। ये वाला माइग्रेटरी जो स्पीसीज होती, क्यों नुकसान होता है? टेरिटरी उनकी अगर छोटी कर दी जाती है। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपको पता होगा जब लालच बुरी बला है कहा ही जाता है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से कौन कौन खत्म हो गए थे? तो एक आता है आपका पैसेंजर पिजन स्टिलर सिकाऊ और स्टिलर सिकाऊ ऑफ रसिया, ये दोनों याद होना चाहिए भैया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से खत्म। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, अगर आप किसी से जीत नहीं पा रहे हो तो क्या करो? बाहर से कोई लाके उसके खिलाफ कोई दुश्मन खड़ा कर दो। इसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, इनमें प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। प्लांट में जरा कौन कौन से था? आइकॉर्निया, मेडिसिनल प्लांट, पोडोफाइलम, और उसके बाद आपका एनसीईआरटी वाला बोलते जाओ, आइकॉर्निया क्रेसिपस, लैंथेना, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस एंड लंटाना। ये तीनों आपके, ये तो आपके हो गए बाहरी। अच्छा, जो बाहरी होते हैं उसको बोलते हैं विदेशी आक्रमणकारी, इन्वेजिव बोलते हैं। इन्वेजन मतलब बाहर से आक्रमण करना। इसके बाद अगर हम बोला जाए कि प्लांट के अलावा एनिमल में कौन होगा, तो कहना है एनिमल में सबसे पहले आता है नाइल पर्च।
नाइल पर्च। कौन आता भैया? नाइल पर्च। नाइल पर्च। कहाँ पे? कौन सा विक्टोरिया लेक? विक्टोरिया साउथ अफ्रीका में। वहां पे 200 से ज्यादा छिछली स्पीड थी जो एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च। अब मागुर देखो, मागुर क्लैरियस। मागुर जो होता है, इंडियन मागुर थोड़ा बेचारा छोटा मोटा होता है, और बाहरी मागुर काफी बड़े बड़े, कैटफिश बोलते हैं। तो जो क्लैरियस गैरी पाइनस अफ्रीकन कैटफिश था, उसको जब इंडियन इंडाइजिनस रिवर में लाए गए तो यहाँ के मागुर को मार के भगा दिया। यानी ये क्या हो गया? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन। जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। आपको पता ही होगा, जब होस्ट खत्म तो उसका पैरासाइट भी साथ साथ खत्म हो जाता। 15,500 वर्ल्ड वाइड फेस करते हैं एक्सटेंशन को, जिसमें से 12, 32, 31, 23 क्या है? किसी को याद है? थ्रेट टू एक्सटेंशन में 12%, Birds. पहले 23 mammals. 32 amphibians, 31 32 amphibians, 31 gymnosperms, 23 mammals, 12% birds। ठीक। अभी कौन सा मास एक्सटेंशन चल रहा है? छठा चल रहा है, जबकि आपको पता है 6 इज ऑनगोइंग, 5 हो चुके हैं सर। 100 to 1000 टाइम फास्टर देन प्रीवियस। यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक डाटा और अच्छा आता है आपका IUCN 2004 का। किसका आता है? IUCN 2004 का। ठीक है, तो लिस्ट 2004 में टोटल स्पीसीज कौन जो एक्सटेंड हो गई थी? 784, 500 साल, पिछले 500 साल, जिनमें से प्लांट और एनिमल का होता है। तो 338 क्या थे? vertebrates. कितने थे? 338, 38 vertebrates, 359 वर्टिब्रेट, invertebrates. और 87 प्लांट्स। Plants. ठीक है, ये तो याद ही हो गया। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब इनमें से रिसेंट एक्सटेंशन में आपका आता है स्टीलर सिकाओ रसिया का, डोडो है मॉरिशस का, क्वेगा है साउथ अफ्रीका South का, Africa. और थैलासीन है ऑस्ट्रेलिया का। Australia. थैलासीन जानते हो कौन है? वही तुम्हारा जो Tasmanian wolf. तस्मानियन वुल्फ। ठीक है, वो है आपका थैलासीन। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाली, जवान, कैस्पियन, ये होते हैं सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जो हो गए एक्सटिंक्ट। स्टेबल कम्युनिटी आपका ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहना चाहिए, कम वेरिएशन लेस होना चाहिए। एक साल की कमाई अगर 5 लाख है तो दूसरे साल की 5 से 6 लाख हो जाए, 5 से सीधे 10 लाख ना हो जाए। ठीक है, तुम कहोगे सर ये तो बढ़िया चीज है। तो हो सकता है कि एक साल की कमाई 5 लाख, दूसरे साल की 10 लाख, तीसरे साल की 0, और एक बंदे की एक साल की कमाई 5, दूसरे की 6, तीसरे की 6.5 या 5 रही। कौन स्टेबल ज्यादा माना जाएगा? नीचे वाला। अब इसके बाद एक आता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच ने दिया था। यस। इकोसिस्टम किसको माना गया था? एरोप्लेन को। और रिवेट्स को माना गया था स्पीसीज, और रिवेट्स ऑन लिंक्स वो माना गया था आपका की लिंक या की स्टोन। डेविड टिलमैन याद होना चाहिए, उन्होंने प्लॉट बनाया था। कहा गया था जिस प्लॉट में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजिलिएंट पावर ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंट एंड रेजिलिएंट समझो। स्टेबिलिटी मतलब एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेजिस्टेंट मतलब जो बाहरी डिस्टरबेंस होता है उससे रेजिस्टेंस होगा, जल्दी उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई आपदा विपदा आ जाएगी तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और रेजिलिएंट मतलब मान लो किसी कारण से डिस्टर्ब हो भी गया तो जल्दी क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। तो रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट वर्ड याद होना चाहिए आपको। इसके बाद आता है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप फार्मूला, नीट 2021 में भी आया था, याद ही होगा तुम्हें। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। और इनका एक फार्मूला जो दिया गया था S = C(a⁻Z)। लॉग में कर दो तो इसको log S = log C plus Z log A। और आपको पता होगा A एरिया हो गया, C इंटरसेप्ट हो गया, Z होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप ऑफ द लाइन। और आपको पता होगा कि Z की वैल्यू होती है 0.12
0.2, 0.62, 1.2 एंड 1.15। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 0.1 to 0.2। इंटायर कॉन्टिनेंट की क्या हो सकती है रेंज? 0.6 to 1.2। और फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, मैमल्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अलग अलग रीजन में कितना आता है? 1.15 आता है। और अगर बताओ जेड की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है तो ग्राफ का थिकनेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, स्टीपर ज्यादा स्टीपर मतलब ढलुआपन, सिंपल समझो, स्टीपर मतलब ढलुआपन। तो तुमको भी पता होगा, मान लो ये जो है, ये मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, देखो इसका एक्स ये है और ये वाला बनाया इसका एक्स एक है, तो एंगल कौन ज्यादा होगा? ये वाला एंगल ज्यादा होगा। तो स्लोप ज्यादा, क्योंकि टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो टेन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और टेन थीटा ही क्या होता है? स्लोप होता है। तो इसलिए समझ लेना कि ढलुआपन उतना बढ़ता चला जाएगा जितना जेड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एक मिनट रुकना। हेलो जी सर, ले रहे क्लास में? कहाँ पे थे भाई? जेड। जेड। जेड हो गया, क्लियर हो गया। फार्मूला याद होना चाहिए। स्टीपनेस समझ में आ गया कि ए है। अरे सिंपल से समझो, देखो ए वाला पार्ट है और ये मैंने ए वाला बनाया है। तुमको इस पे बैठा दूं और तुमको इस पे बैठा दूं, इस पे तो धड़ से गिर जाओगे क्योंकि ढलुआपन ज्यादा है, यानी स्टीपनेस ज्यादा है। अब इसके बाद तुम लोग का वो वाला याद होना चाहिए, इक्वेटर से पोल पे जाने पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी घटती है कि बढ़ती है? घटती है। अच्छा, बर्ड का याद होना चाहिए, तो ऐसे याद कर लेना 1400, 1300, एक साथ बर्ड का याद कर लो 1200, 105 एंड 56। ठीक है ना? एक यहाँ का है आपका कोलंबिया नियर इक्वेटर। एक क्या हो गया आपका? ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। 1200 इंडिया का। ये आपका हो गया 41 डिग्री नॉर्थ न्यूयॉर्क, और ये हो गया आपका 71 डिग्री नॉर्थ ग्रीनलैंड। बर्ड की स्पीसीज का दिखाया गया। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में सबका डाटा आपको एक साथ याद होना चाहिए। प्लांट कितने होते हैं? मोर देन 40,000 होते हैं। स्पीसीज फिशेस कितनी होती है? 3000 होती हैं। 3000। मैमल्स कितने होते हैं? 427। और उतने ही होते हैं आपके एम्फीबियंस, 427। और 378 कौन होता है आपका? रेप्टाइल। ठीक है। और उसके बाद 1,25,000 इनवर्टिब्रेट। ये याद होना चाहिए सबको। ठीक है, हो गया सारा डाटा आपका। अच्छा, इक्वेटर का आसपास 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सा रीजन होता है आपका? ट्रॉपिकल। ठीक है। इसके बाद फिगर याद कर लीजिएगा। फिगर में आपका जो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और आपका जो प्लांट का डाटा दिया है, तो एक बनता है आयोसियम, सबसे ज्यादा इंसेक्ट। उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप, क्रस्टेशियन, मोलस्का। ठीक है। इसके बाद आपका जो वर्टिब्रेट में कुछ नहीं है। देखो वर्टिब्रेट में अगर देखो ध्यान से, तो एक ग्रुप बना है एंटी क्लॉकवाइज अगर चलो तो देखो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। और हमेशा जब तुम वर्टिब्रेट को पढ़ते हो तो ऐसे ही पढ़ते हो, पहले फिशेस, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर एफबी राम। और ज्यादा से कम देखना हो तो एफबी राम पढ़ लेना। लेकिन अगर सीक्वेंस एबीसीडी पहचानना हो तो क्या पढ़ लेना? एफबी, मतलब ज्यादा कम वाला देखना हो तो एफबी राम। और अगर सीक्वेंस में पढ़ना हो तो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। और प्लांट में जब देखोगे तो सबसे पहले आएगा इनवर्टिब्रेट्स में। सर इनवर्टिब्रेट्स में मोलस्क का ज्यादा होगा कि क्रस्टेशियंस का? पहले आएगा आपका इंसेक्ट, फिर अदर, फिर मोलस्क, फिर क्रस्टेशियन। मैंने ये जो बताया आपको सीक्वेंस में, इंसेक्ट के बाद लिखा होगा अदर एनिमल ग्रुप्स, फिर लिखा होगा क्रस्टेशियन, फिर बनेगा मोलस्क। ठीक है। अच्छा जरा बताइए, प्लांट्स में
पहले लिखा होगा लाइकेन। क्या लिखा है? लाइकेन। लाइकेन किसका किसका एसोसिएशन होता है? एल्गी और फंजाई का। तो फंजाई आएगा का। एल्गी, फिर फंजाई, फिर मॉसेस आएगा, फर मतलब टेडोफाइटा आएगा, उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा से कम वाला। हाँ, मोर देन 70% एनिमल एनिमल। और एनिमल, और उनमें भी मोर देन 70% इंसेक्ट होगा। अच्छा, यहीं से एक और अच्छा पॉइंट निकल के आता है आपका कि जो प्लांट होते हैं नॉट मोर देन 22% होता है। जरा बताइए ब्रैकेट में क्या आएगा उसका? एल्गी, ब्रायो, लेकिन क्या नहीं लिखा होगा? टेरेडो नहीं लिखा होगा। तो एल्गी टेरेडो की जगह फंजाई आ जाता है। तो एल्गी, फंजाई, ब्रायो, एनजीओ और जिम्नो लिखा होगा ब्रैकेट में। ये भी ध्यान रखिएगा, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, देख लीजिएगा। डायवर्सिटी में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट मे वाला 2020 में पूछा जा चुका है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एस्टिमेशन होता है 7 मिलियन। एक्सट्रीम एस्टिमेशन आता था 20 से 50 मिलियन। 20 से लोगों 50। ने ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन आपको पता होगा कि कितना होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक पॉइंट और बनते हैं कि डायवर्सिटी तो बहुत सारी होती है, लेकिन 3 लेवल की डायवर्सिटी देखी जाती है। एक लेवल की डायवर्सिटी है आपकी कौन सी? स्पीशीज लेवल, इकोलॉजिकल और जेनेटिक लेवल। ठीक है, जेनेटिक लेवल में आपका मैंगो और राइस का डाटा याद होना चाहिए। मोर देन 50,000 राइस एंड 1,000 से ज्यादा मैंगो। और रावोल्फिया उमेटोरिया जो डिफरेंट हिमालयन रीजन पे ग्रो किया जाता है, जेनेटिक उसमें लेवल। एक्टिव केमिकल सरपिन पाया जाता है, वो अलग अलग होता है। वो क्या होता है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का एग्जांपल है। और वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 लाख बीटल होती हैं। मोर देन 20,000 आपका क्या होता है? आंट्स, अबाउट 20,000 ऑर्किड और 28,000 फिशेस। और टर्म बायोडायवर्सिटी दिया था W.G. रोजन ने, और पॉपुलराइज किया था आपका किसने? एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं इकोसिस्टम, सोशियोलॉजिस्ट है। इकोसिस्टम में सबसे पहले एक साइंटिस्ट का आता है प्राइस टैग वाले, उनका नाम होता है रॉबर्ट कॉस्टेजा। उन्होंने प्राइस टैग दिया था। तो टोटल जो आपका आता है ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है वो $18 ट्रिलियन आता है। और जो इकोसिस्टम सर्विसेज आता था वो कितना आता था? 33 ट्रिलियन। इनमें से 50% कॉस्ट किसके लिए आता था? सॉइल के लिए था। और 10% किसके लिए आता था? रिक्रिएशन और रिसाइकलिंग। यस, रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अच्छा, एक बात बताओ, ये लेस देन 10% है कि 10% है? लेस देन 10%। और अबाउट 6% ईच फॉर क्लाइमेटिक रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। और ईच वर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका आता है साइकिल में। तो एक होता है गैसियस, एक होता है सेडिमेंट्री। तो कार्बन नाइट्रोजन कौन से साइकिल में आते हैं? गैसियस। फास्फोरस सल्फर कौन आते हैं? सेडिमेंट्री। लेकिन धोखेबाज कौन है आपका? सल्फर। तो सल्फर हमेशा धोखा देता है, ये मैंने बताया हुआ था। सेडिमेंट्री में तो है, लेकिन गैसियस में भी आ सकता है। सल्फर इमोबाइल होता है, लेकिन मोबाइल में भी आ सकता है। जैसे मैंने पूछा कौन सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल है, और चारों ऑप्शन ABCD करके दे दिया, ABCD। चला बताओ कौन आंसर हो जाएगा? तो फास्फोरस हो जाएगा। तो सल्फर धोखा देता है, याद रखिएगा। अब जरा बताओ, फास्फोरस जो साइकिल होती थी उसका सोर्स क्या होता था? रॉक मिनरल्स। क्या होता था? तो रॉक मिनरल अगर टूटेगा तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। रॉक का टूटना इज कॉल्ड वेदरिंग। जब वेदरिंग हो गया तो कुछ फास्फोरस पानी में डिजॉल्व होकर भाग जाएंगे बाहर, वो किसी को नहीं मिलेंगे। और कुछ किस में जमा हो जाएंगे? सॉइल सोल्यूशन में। सॉइल से कौन लेगा भाई? प्लांट, यानी प्रोड्यूसर लेंगे। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? कंज्यूमर। और इसके बाद प्लांट गिरा, कंज्यूमर गिरा, उसको बोलेंगे आपका डेट्राइटस। और वो फिर किस में मिल जाएगा? सॉइल में मिल जाएगा। एक साइकिल ऐसी बनी होगी, ध्यान रखिएगा। रॉक से स्टार्ट किया होगा, रॉक से कुछ वेदरिंग हुआ होगा, यहाँ पे आपका आ गया सॉइल सोल्यूशन। कौन लिया होगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को किसने खाया होगा? कंज्यूमर मरा, प्लांट मरा, ये बन गया डेट्राइटस, मिल गया सॉइल। तो देखो आसान था। इसके बाद आपका कार्बन साइकिल की बात किया जाता है। जरा बताओ कार्बन साइकिल में
कितना कार्बन का फिक्सेशन होता है ग्लोबली एनुअल? 4 4 into 10 इंटू power 10 टू 10 पावर के पावर 13 kg। kg। और ह्यूमन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होता है? 49%। 49%। किसका? फ्रेश वेट की ड्राई वेट? ड्राई वेट। और ज्यादातर कार्बन कहाँ पाया जाता है? 71% डिसॉल्व इन Ocean। ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, तो ओशियोनिक रिजर्वायर ही आपका मेंटेन करता है कार्बन साइकिल को। अच्छा, एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना पाया जाता है? 1%। अबाउट 1%। 1%। अबाउट 1% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नाइट्रोजन साइकिल आपने कहाँ पढ़ा है? मिनरल न्यूट्रिशन में, वो तो वहां पे देख लीजिएगा। N2 साइकिल कई बार आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद बेटा आपका एक होता है स्टैंडिंग स्टेट और एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप। याद आ रहा है? Yes, sir। स्टैंडिंग स्टेट और एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो बोलो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी पार्टिकुलर Given टाइम। time। ये हो गया इनऑर्गेनिक की बात। किसकी बात हो गई? इनऑर्गेनिक का। और अगर आपका स्टैंडिंग क्रॉप बोले, स्टैंडिंग क्रॉप में आपका आता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, बायोमास। हाँ, या बायोमास प्रेजेंट एट एनी टाइम इन इसमें ट्रॉफिक लेवल, किसी भी ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है ना। और एक जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर इसको ड्राई वेट में क्यों मेजर करना सही एक्यूरेट होता है? अरे यार, ड्राई वेट क्या होता है? एक्यूरेसी दिखाता है ना। फ्रेश वेट से कहाँ से? अभी तुमको हम गीला गेहूं दें तो तुम कहोगे तुम्हारे साथ फायदा हुआ कि नुकसान हो गया? तुम्हें नुकसान ना, क्योंकि तुम्हें जब वो सूखेगा तभी तो रियल वेट तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, सक्सेशन एक होता है हाइड्रार्च पानी वाला, एक होता है जीरार्च। जीरार्च चाहे हाइड्रार्च हो चाहे जीरार्च हो, म्यूजिक कंडीशन में चेंज होता स्टेबल है। कमिटी आएगी, कंडीशन में क्या आएगा? क्लाइमेट। मीडोफाइट्स नार टू Basic ड्राई condition। नार टू वेट। ठीक है, यानी ज्यादा सूखा नहीं होगा, ज्यादा पानी भी नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट और अच्छा आता है, यानी जो तुम्हारे आसपास के पौधे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? जीरोफाइट, मीजोफाइट्स की आपका हाइड्रोफाइट्स? मीजोफाइट। हाँ, प्राइमरी सक्सेशन स्लो होगा, बैरन लैंड पे होगा, न्यूली कूल्ड लावा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, इन सब पे होगा। और सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा समय लगता था सॉइल फॉर्मेशन में। यस सर। और सक्सेशन जो होता है, पहली कम्युनिटी जो आती है उसको बोलते हैं पायनियर, जो स्टेबल फाइनल कम्युनिटी आती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, और बीच की स्टेज को हम लोग क्या बोलते थे? सीरियल स्टेजेस। क्या बोलते थे? और इंटायर सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते थे? सीयर। यस। फेयरली प्रिडिक्टेबल होता था, ग्रेजुअली होता था, और आपको पता होता था। अच्छा, यहाँ पे स्पीसीज आती है कि कम्युनिटी आती है? कम्युनिटी आती है। हाँ, ये मत समझ लेना एक स्पीसीज आ रही है, पूरी पूरी कम्युनिटी आती है। ठीक है। अब पानी वाला याद कर लेना, जरा पानी वाला बताओ। फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज फाइटोप्लैंक्टन, Submerged plant state। सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, Submerged free floating। रीड स्वाम्प, Reed swamp। मार्स मेडो, स्कर्ब एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। चलो, याद है तो बढ़िया तुम लोग को। और साथ ही साथ जो पेज नंबर 251 पे प्राइमरी सक्सेशन का जो ऑर्डर दिया है उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फाइटोप्लैंक्टन रिप्लेस किया जाएगा सबमर्ज में कौन सा? पहले रूटेड, फिर रूटेड फ्लोटिंग, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर उसके बाद आपका रीड स्वार्म, मार्स मेडो, स्क्रब एंड फाइनली ट्री आएगा। तो कैसे कैसे बोलोगे? फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड रूटेड, रूटेड फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, फिर उसके बाद रीड स्वाम्प, मार्स मेडो, स्क्रब, देन फाइनली ट्री। सेकेंडरी सक्सेशन कहां पे होगा? अबेंडन्ड लैंड, डिफॉरेस्टेड एरिया, फ्लडेड एरिया, इन सब में कौन सा सक्सेशन होगा? सेकेंडरी सक्सेशन होगा, फास्ट होता है। इसके बाद आपका आता है ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड। तो एक होता है अपराइट, एक होता है इन्वर्टेड। अपराइट मतलब आपको मैंने बताया है, तुमको अगर मैं एक पिरामिड दूं और ऐसे खड़ा करके दूं तो तुम कहोगे ये सीधा खड़ा है, लेकिन अगर पिरामिड दूं तुमको ऐसे खड़ा करके दूं तो तुम कहोगे सर आपने उल्टा खड़ा किया है। तो अपराइट मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब जिसका बेस क्या होगा? ब्रॉडर होगा, इसका मतलब वो अपराइट हो गया, और जिसका बेस क्या होगा? छोटा होगा, वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा।
ज्यादातर पिरामिड कैसे होते हैं? अपराइड होते हैं। कौन सा पिरामिड होता है जो ऑलवेज अपराइड होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। लेकिन इन्वर्टेड Energy. वाला आपको याद होना चाहिए। कौन सा याद होना चाहिए? इन्वर्टेड वाला। फॉरेस्ट तो पिरामिड ऑफ Forest बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ पे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। Invited. अब पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पे इन्वर्टेड होता है? ट्री Forest. इकोसिस्टम या Forest. फॉरेस्ट Forest या इकोसिस्टम में। ठीक है ना, याद रहना चाहिए। और इसके बाद एक आता है मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो याद रख लीजिएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो होता है डेट्राइटस फूड चेन मेजर कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी होता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी होता है। टोटल सनलाइट का कितना परसेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर को जाता है अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ गिवन ऑन पेज नंबर 249? 1%। 2 to 10%. अरे भैया 1% देख लेना, 1 लाख जूल उसमें ट्रैप होता है, और Yes, 1% जाता है प्रोड्यूसर को 10,000 जूल। और नेक्स्ट ऑन जो आता है वो कितना परसेंट होता है? 10%। 10%। एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ओनली 10%। यही कारण है कि जो आपके पिरामिड्स होते हैं उसका नंबर ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा नहीं होता। सर यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है कि दिस रूल इज नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब सर क्या है? पहले बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? सर मतलब रैंडमनेस, सर मतलब डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी एंट्रोपी। हाँ, तो ये बताओ जो आपका सर, इकोलॉजिकल मतलब पिरामिड लो है। एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ हम्म? क्या बोल रहे हो? सर रैंडमनेस हाँ, ऑर्डर डिसऑर्डरलीनेस, एंट्रोपी वाली बात करते हैं। तो आपको बता, कोई भी प्रोसेस होगा तो वहां पे आपका क्या रैंडमनेस नहीं दिखेगा? एंट्रोपी चेंज नहीं होगी? होगा सर। तो क्या ये जो आपका ये जो पॉइंट लिखा है, क्या इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल होगा कि नहीं? वही बात लिख रहा है। ओके ओके। और फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का? एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट भी मतलब तो वही तो बोल रहा है। destroy. पहला लॉ क्या हो गया? जो सनलाइट की एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी ऑफ प्लांट। ठीक है, केमिकल एनर्जी। यस सर। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों एप्लीकेबल है यहाँ पे। ओके सर। 10% लॉ किसने दिया था? लिंडमैन। Lindemann. ठीक है ना। और डेट्राइटस फूड चेन और आपका ग्रेजिंग फूड चेन में कौन स्टार्ट होता है? फ्रॉम डिकम्पोजर। डेट्राइटस होगा सर। डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, मेजर कंड्यूट बताई दिया आपको। आप कौन प्राइमरी होता है, कौन सेकेंडरी होता है, कौन टर्चरी होता है, T1 T2 T3 T4, ये मुझे लगता है आपको आता होगा। हाँ, पार टोटल इंसिडेंट सनलाइट का 50% होता है पार, जो होता है 2 से 10%। ठीक है, पार मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अच्छा, प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल क्या कहलाता है? टर्शरी। ना ना ना, प्रोडक्टिविटी अगर कंज्यूमर लेवल होती हो तो बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर यही प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे हो आपका? प्रोड्यूसर लेवल पे हो तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक वर्ड होता है आपका प्रोडक्शन और एक होता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन में आपका टाइम नहीं आएगा और प्रोडक्टिविटी में आपका टाइम आ जाता है। और इसके मापने की यूनिट एनर्जी और वेट दोनों होता है। तो अगर प्रोडक्शन होगा तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा, और एनर्जी में हो जाएगा तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। और प्रोडक्टिविटी आ गया तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एंड किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है ना भाई? यस सर। एनर्जी और वेट दोनों में नापा जाता है, ध्यान रखना। एक होता है जीपीपी, एक होता है एनपीपी। जरा बताओ, जीपीपी टोटल प्रोडक्टिविटी है, और इनमें अगर आपको एनपीपी और प्लस लॉस ये मिला के बनता है जीपीपी। ठीक है, अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में लॉसेस को घटा दोगे तो क्या बन जाएगा? एनपीपी। यहां से तुम्हें क्या लग गया? जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी। 2020 का सिंपल सा क्वेश्चन था।
आपको भी ये भी पॉइंट याद हो गया होगा कि इकोसिस्टम के एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है और एक होता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो जरा बताइए इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या हुआ? सनलाइट, सॉइल। नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन। वो तो फैक्टर की बात करने लगे तुम। तो इकोसिस्टम में जो आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो होता है स्ट्रेटिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, किसी फॉरेस्ट में जाओ तो सबसे पहले बड़े बड़े ट्री, फिर उससे छोटे ट्री, उसके बाद उससे श्रब, उसके बाद अंडर श्रब, उसके बाद हर्ब। तो एक तुम्हारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा स्पीसीज का। ये आपका इकोसिस्टम का कौन सा एस्पेक्ट दिखाता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इसके बाद आपका आता है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये आपके फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं किसके? इकोसिस्टम के, जो आपने एक एक करके पूरे इकोसिस्टम में पढ़ा था। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, देन एनर्जी फ्लो, देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है। डिकम्पोजिशन में अगर आपको देखा जाए तो कई स्टेप होते हैं। याद रखना सारे स्टेप कंटिन्यूअस होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, एक के बाद एक नहीं होते हैं, पहली बात। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश से क्वेश्चन बन जाता है स्टेप वाइज, जो गलत है लेकिन नहीं बनना चाहिए। तो एक बार बताओ, ताजी गिरी हुई पत्ती को पहले क्या करोगे? छोटे छोटे टुकड़े करोगे। तो पहला स्टेप क्या आना चाहिए? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन करने से कुछ चीज जो होगी पानी में डिजॉल्व होके कहाँ चली जाएगी? एकदम नीचे चली जाएगी, जो अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह प्रेसिपिटेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं दूसरा लीचिंग। लीचिंग मतलब होता है रिसना। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा? बैक्टीरिया वगैरह करेंगे, तोड़ो। कैटाबॉलिज्म। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब तोड़ो। और कैटाबॉलिज्म के बाद आपका जो बना है वो क्या हो जाएगा? ह्यूमस। उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। और इसी ह्यूमस से धीरे धीरे मिनरल पौधा लेता रहेगा, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। याद रहेगा भाई? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन। हालांकि ये सब चीजें एक साथ होती हैं, तो इसलिए हमको तो लगता है कि नहीं आना चाहिए स्टेप में, अगर आता है तो ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस होता है डार्क कलर होता है, एमार्फस होता है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटीज का। तो कहते हैं जो डिकम्पोजिशन रेट होता है ह्यूमस का बहुत ही स्लो होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगा। और अगर टेम्परेचर कम होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी, एनोरोबिक होगा, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। तो ये हो गया क्लाइमेट। इसके साथ ही साथ किस चीज का डिकम्पोजिशन कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर डिकम्पोजिशन वाला मटेरियल उसमें लिग्निन ज्यादा है, काइटिन ज्यादा है, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। और डिकम्पोजिशन वाला मटेरियल में अगर शुगर और नाइट्रोजन ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो तुमको पता है, एक आदमी को लिटा दो और एक पेड़ को लिटा दो, आदमी जल्दी खत्म हो जाएगा, पेड़ धीरे धीरे खत्म होगा। मैन मेड इकोसिस्टम कौन कौन से होंगे? सर क्रॉप प्लांट, पॉन्ड, पॉन्ड, एक्वेरियम, पॉन्ड हो गए, गार्डन हो गया, आपका एक्वेरियम हो गया, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, एक बार आया था 2016 में क्वेश्चन, एजी टेंसिल, आर्थर जी टेंसले 1935। अब आ जाइए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पहले आता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो हम अगर बोलते जा रहे हैं प्लस प्लस है तो क्या होगा? म्यूचुअलिज्म, प्लस माइनस है तो क्या हो सकता है? कंपटीशन, कंपटीशन एंड प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। तीन चीज का है कंपटीशन। कंपटीशन का है, सोच लो। सर कंपटीशन कैसे होगा सर? कंपटीशन में दोनों माइनस। तो हम तुमको देख रहे थे, दो का है। हाँ 2 का है ना, तो 3 का है। हम बोल रहे 3 ताकि तुमको लगे। तो प्लस माइनस होता है पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन का, और कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, दोनों माइनस माइनस। और प्लस 0 क्या हो जाएगा? कॉमन सैलिज्म। माइनस 0 क्या हो जाएगा? अमन सैलिज्म। और नीट 2021 में यही अमन सैलिज्म पूछा गया था। अब फटाफट एग्जांपल याद करो। म्यूचुअलिज्म में आपका याद होगा
फिग और वास्प Tree याद होगा, ऑर्किड विद बीज, ठीक है ना। ऑर्किड का जो बीज के साथ रिलेशनशिप वो कैसा होता है, म्यूचुअलिस्टिक होता है। माइकोराइजा कैसा होता है, म्यूचुअलिस्टिक होता है, ठीक है। गेक्का एंड मॉथ ये भी कैसा होता है, म्यूचुअलिस्टिक होता है। लेकिन एक और चीज होती है कि एक आर्किड होती है जिसका नाम होता है मेडिटेरेनियन आर्किड, ये अलग प्रकार की आर्किड है, उसका नाम है ओफायरस। इसका जब बीज के साथ एसोसिएशन होता है ना, तो यहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक ना बोल के धोखा हो जाता है, धोखा होता है सेक्सुअल डिसीट। तो ये अपने पेटल को ऐसा बना लेता है जैसे लगता है फीमेल बीज है, तो मेल बी फीमेल बी समझ के सूडो कॉपुलेट करता है, तो वहीं पे पॉलिनेशन हो जाता है। तो एक प्रकार का धोखा हो गया, तो इसको हम लोग म्यूचुअलिस्टिक ना मान के क्या मानते हैं, सेक्सुअल डिसीट मानते हैं। प्लस माइनस में आता है प्रेडेशन और दूसरा आता है पैरासिटिज्म। प्रेडेशन में आपको पता होगा, एक होगा प्रे, एक होगा प्रेडेटर, जो बड़ा हो प्रेडेटर, जो मरा हो प्रे। क्या प्लांट और जो हर्बीवोर हैं उनमें भी प्रेडेशन का रिलेशनशिप होगा प्रे एंड प्रेडेटर का, तो कहोगे यस। हर्बीवोर क्या कहलाएगा, प्रेडेटर, और उसका प्रे क्या होगा आपका प्लांट, इसको खाएगा प्लांट का। तो आपको पता होगा कि जैसे एक बर्ड है वो सीड खा रही है, तो बर्ड उसके लिए क्या हो गया, प्रेडेटर। क्या हो गया बेटा, प्रेडेटर हो गया, ठीक है ना। एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और अच्छा बनता है आपका यहाँ पे कि प्रेडेटर से क्या फायदा होता है कि नुकसान होता है। तो कहते हैं प्रेडेटर से फायदा होता है, क्योंकि प्रेडेटर जो नेचुरल प्रेडेटर होते हैं वो ज्यादा फालतूगिरी नहीं करते हैं, वो जो भूखे होंगे तभी खाते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं, प्रूडेंट होते हैं नेचर में, और इनके फायदा होता है। कहते हैं अच्छा कोई ऐसा एग्जांपल बताओ कि प्रेडेटर को हटा दे तो फायदा ना हो। तो हमने बताया था कौन सा, यस, रॉकी इंटरटाइडल ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जहां पे एक प्रेडेटर था जिसका नाम था पिसास्टर, उसको हटा देने से मोर देन 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे मान लो किसी भी एरिया में शेर है और हिरन है और घास है, इनका एसोसिएशन रह रहा है, तो तुमने कहा कि यार यहाँ के शेर बहुत दुष्ट है, हिरन को मार के खा जाते, तुमने क्या किया, वहां पे जो 2-3-4 शेर थे सब हटा दिए। क्या वहां का इकोसिस्टम सर्वाइव हो पाएगा, कहोगे नहीं, क्योंकि कुछ सालों बाद हिरन की स्पीसीज इतनी बढ़ जाएगी कि वहां पे खाने के लिए घास नहीं होगा और सारे हिरन मर जाएंगे। ठीक है, बोलो भैया। यस सर। इसके बाद आपका आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में याद कर लीजिएगा, एक होगा पैरासाइट, एक होगा होस्ट। होस्ट के एक्सपेंस में पैरासाइट उस पर जिंदा रहेगा। एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में ह्यूमन की जो तुम्हारे सर में जुए हैं वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है, और जो आपके डॉग वगैरह पे लाइस और तुम्हारा हाँ माइट एंड टिक्स ये सब क्या होते हैं तुम्हारे एक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट में तुम्हारे वही आ जाएंगे फैसियोला, हिपेटिका, लिवर फ्लूक, ये सब कैसे होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। मलेरियल पैरासाइट भी कैसा होगा, इंडोपैरासाइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या प्लांट में पैरासिटिज्म वाला कोई है, तो कौन होगा भाई, कसकटा। कौन होता है, कसकटा। तो कसकटा भी एक क्या है आपका पैरासाइट होता है प्लांट का, याद रहना चाहिए आपको। इसके बाद आपका पैरासाइट में एक और आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में कहते हैं ब्रूड मतलब कि ब्रीडिंग से रिलेटेड होता है, अंडे का। हाँ, तो कौन किसके बर्ड में, कौन किसके यानी कोयल बर्ड्स ऑन द नेस्ट ऑफ क्रो। ठीक है, ये बात याद रखना, कभी मान लो अगर दिमाग मिस कर जाए तो याद कर लेना, जो बहुत मीठा बोलते हैं वो धोखा देते हैं, मतलब वो दुष्ट होते हैं। तो कोयल यहाँ पे बहुत मीठी बोलती है लेकिन शैतान है, कौवा बेचारा कर्कश है लेकिन सीधा है। इसके बाद आता है आपका कंपटीशन। आप लोगों के बीच में भी कंपटीशन हो रहा है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर कंपटीशन नुकसानदेह वाला हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा। आपको शायद एक चीज पता होगा कि आपने देखा होगा कंपटीशन का, एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। दो बगल की दुकानें, दोनों ने आपस में करना कर दिया स्टार्ट कंपटीशन। दोनों चाहते साथ साथ जी सकते थे। इसने 100 रुपया किलो मिठाई बेचनी थी, इसको भी 100 रुपया किलो बेचनी थी। इसने कहा कि हम तुमको बेचने देंगे, 90 रुपया रख दिया। एक अच्छा ठीक है हम 80 रुपया रख दे रहे हैं। इसने किसने रख दिया, 60 रुपया, 70 रुपया। ऐसे करके दोनों ने अपना नुकसान कर लिया, दोनों गुलगोबर हो गए, दोनों खत्म हो गए। तो कहने का मतलब होता है कंपटीशन से क्या होता है, आपका नुकसान होता है दोनों को। अब कहते हैं कंपटीशन किसमें किसमें हो सकता है। तो अगर बताओ क्या तुम्हारा कंपटीशन जेईई मेन के बच्चे से है
कि नीट वाले बच्चे से? नीट वाले नीट वाले से। तो कंपटीशन के लिए एक चीज वर्ड 100% होगी, रिसोर्सेज शुड बी सेम ऑलवेज। ठीक है, चाहे रिसोर्स ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे तुम्हारे से स्पीसीज रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो, लेकिन तुम लोगों का लक्ष्य जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तुम लोग लड़के हो कि लड़की हो, इंडिया के हो कि फॉरेन के हो, उससे नहीं मतलब है। तुम लोगों का लक्ष्य क्या था? नीट। इस वजह से तुम में आपस में क्या हो गया? कंपटीशन। तो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो अनरिलेटेड स्पीसीज में था, बताओ भैया। फ्लेमिंगो सर। एबेंडन टॉर्टोइस और फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो सर, फ्लेमिंगो। विजिटिंग फ्लेमिंगो साउथ अमेरिकन रेसिडेंटल फिशेस। वहां की जो मछलियों को खाने गया फ्लेमिंगो, कौन खाने गया? फ्लेमिंगो। और वही में तुम्हें मिल गया कौन? आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है? सर माइक छोड़ दीजिए। अभी आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हमने कहा कि साउथ अमेरिकन लेक्स पे कौन गया? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो है पक्षी, उड़ता उड़ता गया। सुनो पूरी बात। फ्लेमिंगो है पक्षी, उड़ता उड़ता गया, और उसके बाद वहां पे रहती हैं मछलियां। दोनों के बीच में हो गया कंपटीशन, एक बर्ड एक मछली। और जो कंपटीशन हुआ किसके लिए? सेम रिसोर्स, जू प्लैंकटन। तो सेम रिसोर्सेस के रिसोर्सेस शुड बी सेम, और रिसोर्सेज लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो, कंपटीशन शुड बी देयर। कंपटीशन वहां पे हो सकता है। फिर उसके बाद एक था कंपटीशन, तुमने देखा होगा गैलापागोस आइलैंड पे, अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट। तो वहां पे जो दिखा था, वहां पे दिखाया गया था कि कंपटीशन से देखो कैसे स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती है। तो कैसे होती है आपको समझ में आ गया होगा कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, बड़े बड़े कछुए धीरे धीरे, तो बकरियां बहुत तेजी से घास खाई, कछुए बेचारे मर गए। एक एक्सपेरिमेंट था, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, वहां पे किया गया था। तो एक था आपका बैलेनस, एक था कैथामुलस। बैलेनस बड़ा बड़ा, कैथामुलस छोटा छोटा। तो बड़े वाला किसको भगा देगा? छोटे वाले को भगा देगा। ठीक है, तो याद रखना चाहिए, बार्नेकल में याद कर लीजिएगा, बैलेनस एंड कैथामुलस। और एक आता है गॉज कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। ठीक है, कहते हैं नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कुड ऑक्युपाई सेम नीश। एक नीश में दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं? रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं। रिसोर्स में आपका खाना आता है कि सब कुछ आता है? सब कुछ आता है। जहां पे आप रह रहे हो, प्लेस, फूड, शेल्टर, प्लेस, सब किस में आते हैं? रिसोर्स में आते हैं आपके। तो मैक आर्थर वाला प्रिंसिपल याद होगा, वार्बलर पे लगाया गया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर एक साथ रह गई ड्यू टू रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसने कहा कि तुम ए वाला डाल पकड़ लो, हम ए वाला डाल पकड़ ले रहे हैं, हम ऊपर वाला डाल पकड़ रहे हैं, हम पत्तियां खा लेंगे, तुम इंसेक्ट खा लेना, हम फ्रूट खा लेंगे, तुम सीड खा लेना। बचा लिया अपने को, हम रात में करेंगे, तुम दिन में अपना खाना पीना, मतलब अपने आप को। जैसे नहीं होता, दो लोग हैं, अब जैसे मान लो वही दुकान वाले दोनों ने मान गया कि भैया अब हमारा दिक्कत हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो रही है, हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया कि ऐसा करो, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लो। या तो हम लड्डू बेचें, तुम जलेबी बेचो, ऐसा कर लो। या तो दिन में तुम खोलो, रात में हम खोल के बेचें। या तो फिर ऐसा कर लो कि दोनों क्या कर ले, सेम रेट में बेचे, जिसका जो ग्राहक आ जाए। चलो, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फार्मूला क्या होगा? dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n/k होगा। ठीक है ना? k इज द कैरिंग कैपेसिटी, r क्या होता है? स्मॉल b माइनस स्मॉल d होता है, और n होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। और dn/dt इक्वल टू, अगर rn खाली रहा तो क्या हो जाएगा आपका? एक्सपोनेंशियल या जे शेप्ड कर्व हो जाएगा। और नीट 2021 में यहीं से एक घिसा पिटा क्वेश्चन आ गया, e इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। याद आ रहा है? यस खतरनाक आ गया था ना। और r की वैल्यू भी याद कर सकते हो, 0.014, 0.015 होता है किसके लिए? नॉर्वे रैट। और 0.12 होता फ्लोर बीटल, 0.0205 होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। 1981 में ह्यूमन की पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर कौन होंगे?
बी और आई, और घटाने वाले कौन होंगे, डी और ई। तो कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1 इक्वल टू nt प्लस बी प्लस वाई को जोड़ दो एक साथ और उसमें घटा दो डी प्लस ई को। नीट 2013 में एक ग्रोथ का फार्मूला पूछा गया था खाली। पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने वाला नंबर ही होता है कि कुछ भी और भी हो सकते हैं, तो कहते हैं कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी होते जनरली डेजिग्नेटेड एंड एन, नंबर के फॉर्म में होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी केस में नंबर के फॉर्म में अगर आपको गिनना होगा तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं तो उसका नंबर गिनने जाते हो कि ऐसे बोल देते हो कि एक बार जाल डाला ढेर सारी मछलियां आ गई तो कह दिया कि भैया यहाँ मछली ज्यादा है, और एक जगह जाल डाला तुमने और मछली मिली कम, तो क्या बोलोगे, सर यहाँ पे मछली कम है। तो पर ट्रैप यानी एक बार जाल डालने से कितनी मछलियां पकड़ में आई, वहां से तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ मछली ज्यादा है यहाँ पे कम है। जब टाइगर सेंसस हुआ था क्या पकड़ के टाइगर गिनने गए थे क्या लोग? नहीं सर, पग मार गए, फीकल पैलेट। हाँ, इसके बाद आपका एक बात बताओ, एक फाइकस बेंगालेंसिस बड़ा सा ह्यूज बनियान ट्री है और उसके अंदर 20 से 40 आपके क्या है, कैरेट ग्रास के पौधे हैं। तो अगर नंबर वाइज देखा जाए तो कौन ज्यादा होगा डेंसिटी में? कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास होगा। लेकिन तब बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारा, किसकी? तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी बनियान ट्री की, क्योंकि उस बनियान ट्री का बायोमास परसेंटेज कवर ज्यादा है, उसपे हजारों बर्ड और कितने सैकड़ों क्या रह रहे हैं आपके, इंसेक्ट वगैरह रह रहे हैं, इस वजह से। अच्छा, अगर बात जाए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आपका आएगा सेक्स रेशियो, नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल या तो मरेगा या तो जिंदा होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन में रेशियो चलता है, मतलब 60 लोग क्या है, मेल है, 40 लोग फीमेल, तो क्या कहलाएगा, 60% मेल 40% फीमेल, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन में अगर लोग मरते हैं तो एक रेट माना जाता है कि एक साल में इतने लोग मर गए, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पूछा जा चुका है नीट 2020 में। इसके बाद अगर बताइए, एक होता है रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव हो तो कैसा ग्रोथ कर्व बनेगा? स्टेबल होगा, बनेगा पिरामिड। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इंक्रीजिंग, एक्सपेंडिंग होगा। अगर कम हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन, प्री रिप्रोडक्टिव डिक्लाइनिंग। और एक कभी कभी जो कैरिंग कैपेसिटी और एन से पूछा जाता है, अगर k इज ग्रेटर देन n होगा तो क्या आ जाएगा, dn/dt कैसा होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा कि जीरो होगा? पॉजिटिव होगा, डेवलपिंग। अगर k इक्वल टू n हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी ग्रोथ एसिम्प्टोट हो जाएगा। और अगर k इज लेस देन n हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, निगेटिव, डिक्लाइन हो जाएगा। सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, सर नहीं समझ में आया। यही सर जो होता है। अरे भाई देखो, ये dn/dt इक्वल टू rn, ब्रैकेट में क्या होता है, k माइनस n/k। और जरा इसको इस तरह से लिखो, rn, इसको जरा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस n/k लिख सकते हो, बोलो। यस सर। अरे k माइनस n/k तो यही तो हुआ ना, 1 माइनस n/k। अब वैल्यू लगा लो। अगर बताओ, अब देखो एक मैंने वर्ड लिखा k इज ग्रेटर देन n, तो जरा बताओ ये टोटल वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा की कम? एक से कम हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी, तो यानी टोटल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ग्रोथ कैसी हो गई, पॉजिटिव। अब बताओ ये क्या हो जाए, अगर k इक्वल टू n हो जाए, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, सब कुछ शून्य। अब फिर दूसरा क्या होता है, k इज लेस देन n, तो k कम है n ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर से ज्यादा क्या है, न्यूमरेटर है, यानी ग्रेटर देन 1 हो गया, माइनस में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे जो पूछ रहा था उसको। यस सर, आ गया। ठीक है, तो निगेटिव होता, पॉजिटिव होता और जीरो होता।
हायर एल्टीट्यूड सिकनेस कब देखने को मिलता है? जब आप प्लेन पे रहते हो कि हिली एरियाज पे जाते हो? हिली एरिया। हिली, तो 35 मीटर हाइट पे जब जाओ रोहतंग पास, कहाँ जाओ भैया? रोहतंग पास। तो रोहतंग पास में जब 3500 मीटर ऊंचाई पे जाते हो, हाँ मनाली वगैरह घूमने जाओ, तो वहां पे धीरे धीरे आपको क्या आने लगता है? एल्टीट्यूड सिकनेस। पहले आने लगती मिचली यानी नौजिया, फिर वोमिटिंग वगैरह होने लगता है, चकराने लगता है, सर वगैरह, सर भारी हो जाता है। तो वहां पे धीरे धीरे, लेकिन आपको हमेशा ऐसा नहीं रहता है, कुछ समय बाद आपका बॉडी नॉर्मल हो जाती है, एक्लिमेटाइज हो जाती है वहां पे। तो 2 मेथड से करता है, जरा देखो कौन सा मेथड। पहले तो क्या बढ़ेगा? आरबीसी का नंबर बढ़ा देगा, आरबीसी काउंट बढ़ा देगा, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा दिया। तो आरबीसी आपके क्या ट्रक हैं जो क्या ढोते हैं? ऑक्सीजन, तो आपके ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है 100 में से देता कितना टिश्यू को? 25%, और कितना बचा के रखा रहता है? 75%, यानी लालची है। अब इसको अगर देना होगा तो जरा बताओ, लालच बढ़ाएगा कि लालच घटाएगा? घटाएगा सर। घटाएगा। लालच मतलब वही होता है लगाव यार, प्यार। जिससे आदमी ज्यादा प्यार होता है उसको ज्यादा अपने पास बचा के रखता है। तो कहने का मतलब हो जाएगा एफिनिटी को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। ये वर्ड लिखा होगा, डिक्रीजेस बाइंडिंग एफिनिटी, ताकि 25% से ज्यादा दे पाए। चलो ठीक है। एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट्स, कैसा हो सकता है? मार्फोलॉजिकल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है। तो सबसे पहले मार्फोलॉजिकल के बताइए कोई एग्जांपल। सर छिपकली से, वो छिपकली सर, अकेशिया। नहीं, छिपकली नहीं। मार्फोलॉजिकल में आपका आ गया अकेसिया। अकेसिया में आपको पता होगा डेजर्ट कंडीशन में रहता है, पानी का लॉस कम होना चाहिए, ट्रांसपायरेशन कम होना चाहिए, लीफ बदल जाता है, स्पाइन में स्टेम बदल जाता है आपका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिल्लोक्लैड, और स्टेम बिकम्स फ्लैसी, फ्लैटेंड और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और उसमें फ्लैसी होने की वजह से पानी स्टोर कर सकता है। ये मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो गया। जो आप छिपकली वाला बता रहे हो वो बिहेवियरल है ना। जब धूप हो गई तो धूप को सेक लिया, और बहुत ज्यादा धूप हो गई तो कहाँ चला गई? सैंड के नीचे चली गई। तो याद रखिएगा दैट इज बिहेवियरल। और फिजियोलॉजिकल में आता आपका किंगारू रेट। कंगारू रेट। किंगारू रेट आपको याद होगा, नेवर ड्रिंक वाटर, कभी पानी नहीं पीता है। खाना जो खाता है उसका बाई प्रोडक्ट से पानी निकलता है। खाना में भी पानी होता है ना भाई, थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो कहते हैं हाँ 10% मॉइस्चर कहाँ लेता है? खाना से। और ज्यादातर क्या करता है? फैट को ऑक्सीडाइज करता है, और उसका बाई प्रोडक्ट जो वाटर होता है उसका इस्तेमाल करता है मेटाबॉलिज्म में। तो कहते हैं कैंगारू रेट नेवर ड्रिंक वाटर। एक ऐसा अडाप्टेशन हो गया आपका, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन हो गया। तुम बताओ, ठंडे जगह पे रह रहे हो, कोल्डर क्लाइमेट में तुम अपने हाथ पैर को सिकोड़ के रहते हो कि फैला के रहते हो? सिकोड़ के। तो तुमको पता होगा कि तुम्हारी बॉडी में एक होता है ट्रंक, एक होता है तुम्हारा ट्रंक, एक होता है तुम्हारा उसमें अपेंडेजेस। तो ये तुम्हारा सर हो गया, नेक हो गया, और ये हो गया ट्रंक। इससे लगाया हाथ, इससे लगाया पैर, और ये लगाया तुमने कान। तो आपको पता होगा जो ईयर हो गए तुम्हारे, जो हैंड, फोर लिम एंड हैंड लिम है, ये किस कैटेगरी में आएंगे बेटा? आपका अपेंडेजेस में। तो जरा बताओ, सरफेस एरिया घटाना है तो अपेंडेज बड़े बड़े रखोगे, छोटे छोटे रखोगे? छोटे छोटे। इसको बोलते हैं एलन चाचा का रूल, एलेंस रूल। ये क्या होता है बेटा आपका? शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज इन कोल्डर क्लाइमेट। तुम भी ऐसा करते हो। अब बताओ, एक होता है स्मॉलर एनिमल और एक होता है लार्जर एनिमल। तो मैंने बोला स्मॉलर एनिमल का वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। मैंने बोला सिंपल से याद रखना। जैसे एलिफेंट और रैट है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो एलिफेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा कंपेयर टू रैट। लेकिन अगर एलिफेंट के वॉल्यूम की तुलना करो उसके सरफेस एरिया से, और रैट के वॉल्यूम की तुलना करो उसके सरफेस एरिया से, तो जितना ज्यादा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके वॉल्यूम की तुलना में उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, यानी हीट लॉस बहुत ज्यादा होगा। तुम भी जानते हो कि जितना ज्यादा स्मॉलर यूनिट होती जाती है
उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि तुमने एक बड़ा सा फिट ले लिया नापने के लिए और रेत में गए और रेत को नापा, तो 1 फीट नाप लिया तुमने। अब तुमको मैं एक छोटी सी पतली सी तीली देता हूं, अब जरा नापो उस 1 फीट को, तो तुम जानते हो कैसे जाओगे, ऐसे 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 जाओगे। तो जितनी स्मॉलेस्ट यूनिट होती जाती है सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, ये ऑब्वियस सी चीज होती है। तो बर्गमैन्स रूल के अकॉर्डिंग जरा बताइए, कोल्डर क्लाइमेट में स्मॉलर साइज का एनिमल रहना चाहिए कि लार्जर साइज का रहना चाहिए? Larger. तो बा से बर्गमैन, बा से बिगर साइज। हाँ, रेगुलेट करते हैं, माइग्रेट, सस्पेंड, एडाप्टेशन हो गया आपका। कन्फर्मर ज्यादातर क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स नियरली 99% और सारे प्लांट्स नियरली एक कैसे होते हैं, कन्फर्मर होते हैं। लेकिन जो मैमल्स में आपका बर्ड्स और मैमल्स एक कैसे होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। कुछ फ्यू लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट भी रेगुलेटर होते हैं। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कन्फर्मर होते हैं, क्योंकि आपको पता है रेगुलेशन इज अ एनर्जेटिक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। क्योंकि आपको भी पता होगा अभी इसी समय ठंड पड़ रही है, तो हाउ मेनी कैन अफोर्ड ब्लोअर, हीटर? नहीं, हर किसी को नहीं मिलेगा, सब कुड़कुड़ाते रहते हैं ठंडी में, मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं। माइग्रेट होता है कि खतरनाक जगह से कम खतरनाक जगह में जाना। मान लो जैसे इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, तो हो सकता है तुम ऐसी जगह चले जाओ, केरला चले जाओ, या चले जाओ तुम महाराष्ट्र वगैरह, जहाँ पे थोड़ा सा मौसम इस समय ठीक है, पंखा वंखा चल रहा है, वहां पे आराम से रह सकते हो। और गर्मियों में तुम कहाँ चले जाओ, ठंडे जगह पे, जैसे मनाली वगैरह, हाँ शिमला वगैरह। सस्पेंड, कुछ समय के लिए क्या कर दो, अपने डेवलपमेंट को रोक दो, इनएक्टिव फेज में लेके आ जाओ। तो डायापाच कंडीशन कहाँ देखने को मिली है? डायापॉज, ठीक है। हाइबरनेशन आपका किसमें मिलता है? विंटर में होता है। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। डियर हो गया, स्नेल में एस्टिवेशन, फ्रॉग में एस्टिवेशन, सॉरी स्नेल फ्रॉग इसमें आता है एस्टिवेशन, और डियर में होता है हाइबरनेशन। इसके बाद एबायोटिक फैक्टर में आपका टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आता है, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन होगा? टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता होगा टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है। ठंड लग रही, समझ में आ रहा होगा, ज्यादा ठंडी लगेगी तो रजाई के अंदर घुस जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे, काम धंधा नहीं करोगे। और बहुत ज्यादा धूप हो जाएगी तब भी काम धंधा नहीं कर पाओगे। लेकिन टेम्परेचर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है हमारा काम धंधा करने का मतलब मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म करने का मतलब एंजाइम, और एंजाइम का मतलब कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, कम टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर हम लोग सॉइल वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में आपको पता होगा एक होता है सी वाटर, एक होता है आपका मरीन वाटर, और एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो सैलिनिटी होती है वो लेस देन 5 ppb होती है। मरीन वाटर में जो होती है 30 to 35 होती है, और हाइपर सैलाइन लगून में होता है ग्रेटर देन 100। ठीक है। जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को रखते हैं स्टीनोथर्मल बोलते हैं, जो वाइड रेंज होगा यूरोथर्मल होगा, और नैरो सैलिनिटी होगा स्टीनोहेलाइन, वाइल्ड सैलिनिटी होगा तो आपका यूरीहेलाइन। लाइट की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा लाइट जरूरी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा। और आपको पता होगा चाहे कोई भी हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर पे, और वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? आपका लाइट पे। इसके बाद किया जाता है सॉइल में। सॉइल को याद कर लीजिएगा, पहले सॉइल में देखो जो मिट्टी बनी वो किससे बनी है, तो ग्रेन का साइज कैसा है, उसकी क्लाइमेट यानी पीएच कैसा है, उसकी पर्कुलेशन पावर कैसी है, ये सब देख लीजिएगा। टोपोग्राफी वगैरह भी ये सब क्या करते हैं, वहां का सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ये डिटरमाइन करता है वहां की पर्कुलेशन पावर। जैसे तुम ही हो, एक मिट्टी लो और मिट्टी को तुमने गमला में भर दिया भुरभुरा करके, थोड़ा सा छोटे छोटे पतले पतले मिट्टी थे, थोड़े मोटे मोटे टाइप के, तुमने उसको ऐसे धीरे 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 गमले में भर दिया, और एक महीन मिट्टी लिया और गमले में बहुत अच्छे से ठूस के भर दिया, और पानी डालो तो तुम समझ जाओगे एक में पानी भन्न से रिस जाएगा और एक में पानी धीरे धीरे रिसेगा। दैट इज कॉल्ड पर्कुलेशन, मतलब रिसना। तो रिसने के लिए क्या होगा? सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, उसका कैसे जुड़ाव है ये डिसाइड करता है पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पर्कुलेशन मतलब रिसने वाली पावर, और रोकने वाली पावर इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और उसके साथ साथ पीएच, मिनरल और टोपोग्राफी, वो भूमि का
ढलुआपन या समतल कितना, डेट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। ये सब मिला के किसी भी एरिया के वेजिटेशन को डिसाइड करते हैं। ग्राफ जरा देख लीजिएगा, फिगर जो दिया गया है 13.1 पेज नंबर 220 पे। तो एक ऐसे करके दिया होगा, उसको टी समझ लीजिएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाएगा। उसके नीचे ऐसे दिया होगा, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेट। फिर कोन नुमा बना होगा, वो क्या होगा, कोनीफरस। डी नुमा बना होगा, डिजर्ट हो जाएगा। और जी नुमा बना होगा, वो क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड। यहाँ पे होगा आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। जरा बताइए इसमें मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन का सबसे कम रेंज किसमें देखने को मिलता है, तो डेजर्ट में मिलता है। और जरा बताइए टेम्परेचर का वेरिएशन सबसे कम किसमें देखने को मिला है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। यस ट्रॉपिकल में, क्योंकि उसका भी बहुत से पतला सा आता है। और हाईएस्ट टेम्परेचर अगर तुम्हारे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रीड किया जाए तो किसका दिखेगा, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का भाई देख लेना। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। आज हमने असल बात इकोलॉजी बड़ा समय हो गया था, पढ़ाया भी नहीं था, तो एक एक पॉइंट करके किया है। नहीं Yes, तो sir. अब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। सर या तो नेक्स्ट फिर टाइम ये- कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, पहले से पढ़ रखे। पढ़ के आ जाना आप लोग इसको, बायोटेक पूरा अच्छे से। ओके सेकेंड यूनिट भी सर। चलो सर, ठीक है। बायोटेक और वो सर पूरी disease unit। वाला यूनिट भी सर। सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यस सर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट सर। ये तो वाला ऐसा करो ना, शुरू से कर लेते तो यूनिट 7 याद करके आना। चलो यूनिट 7 जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। यस सर। Thank you, sir. चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बाय।